गुड मॉर्निंग। बात करेंगे आज नंबर ऑफ सिबलिंग की। आपके पास जो चार्ट है उसमें कितने भाई बहन हो सकते हैं, कुछ ज्योतिष सिद्धांत हैं इसके लिए, वो बता दूंगा। और उसके साथ में कुछ मेरे एडिशन है जो देखने में आया है, उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। रूल नंबर 1 सबसे पहले समझ लीजिए। ये है काउंटिंग के लिए कि अगर मुझे काउंट करना है तो कैसे काम करेगा। रूल नंबर 1 बोलता है D3 चार्ट में लग्नेश या असेंडेंट लॉर्ड, D3 चार्ट का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस राशि में है उस राशि का नंबर देखिएगा। मान लीजिए राशि है नंबर 4, तो ऐसे जातक के कुल भाई बहनों की संख्या 4 हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। D3 आपने देखा, ठीक है, और इसमें मान लीजिए असेंडेंट है आपका वर्गो, यानी कि इसका लॉर्ड हुआ आपका मरकरी, और मरकरी आपका बैठा है अपनी ही दूसरी राशि में, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि कौन से नंबर की राशि है? 3, यानी इस जातक के कुल भाई बहन 3 हो सकते हैं। चलिए, रूल 1 क्लियर। D3 के लग्नेश की राशि का नंबर देखना है बस। ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो राशि है, ये जो राशि नंबर है, ये 12 हो, 11 हो, 10 हो, 9 हो, यानी कि D3 का दृष्टान का लग्न लॉर्ड अगर 12वीं राशि में बैठा है तो क्या 12 भाई बहन होंगे? ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फिर हम उस लग्नेश से जहां भी वो बैठा है वहां से उसकी मूल त्रिकोण राशि पर जाते हैं। ठीक है। लग्नेश अगर किसी बड़ी राशि में बैठा है, 12वें में बैठा है, 11वीं राशि में बैठा है, तो इतने भाई बहन होना आज के समय संभव नहीं है, तो हम उसकी मूल त्रिकोण राशि में चले जाते हैं। तो लग्नेश से जब हम मूल त्रिकोण काउंट करेंगे तो जितने घर पे वो है वो नंबर संख्या हो सकती है। जैसे लग्नेश अगर तीसरी राशि में है और मूल त्रिकोण राशि 7वीं है, तो हम काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, यानी 5 आया काउंट। तो कुल भाई बहनों की संख्या 5 हो सकती है। ये इसको मैं बोलता हूं रूल 1.1, मतलब D3 के लॉर्ड जिस राशि में है वहां से काउंट करिए उसकी मूल त्रिकोण राशि तक के घर, जितने घर नंबर में आएंगे वो भी संख्या हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि तभी अप्लाई हो जब 12, 11, 10 हो। कभी कभी होता है कि ये लग्नेश राशि नंबर 1 में है लेकिन भाई बहनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो मूल त्रिकोण को भी चेक कर लेंगे। तो पहला रूल हमें क्या देखना है, D3 के लग्नेश की स्थिति, उसकी राशि या फिर राशि से मूल त्रिकोण की कितने घर हैं। तो एक रूल तो ये हो गया। रूल नंबर 2 बोलता है कि D3 चार्ट में देखेंगे कि लग्न से मंगल, याद रखिएगा, लग्न से मंगल के बीच में कितने प्लैनेट्स आते हैं। लग्न से मंगल के बीच में कितने प्लैनेट आते हैं वो आपको संख्या दे सकते हैं जातक के कुल भाई बहनों की। इन प्लैनेट्स में राहु और केतु को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, लग्न से मंगल तक के प्लैनेट्स लेने हैं और उसमें से राहु केतु हटा देना है। जितने प्लैनेट आए, 3 आए, 4 आए, वो आपके भाई बहनों की संख्या हो सकती है। इसमें एक चीज़ और है, ये आपका फर्स्ट हाउस है, लग्न की डिग्री है 3 डिग्री और लग्न में ही मून बैठा है। तो अगर इस मून की डिग्री 4 डिग्री है, इसका मतलब ये लग्न के बाद आएगा, तो आप इसको काउंट करोगे। लेकिन ये अगर मून की डिग्री लग्न से पहले की है, यानी कि 2 डिग्री है, ये आपका फर्स्ट हाउस है, मून यहाँ बैठा है। अब इसको काउंट करूं कि नहीं, तो मैं देखूंगा लग्न शुरू कहां से हो रहा है। लग्न 3 डिग्री से शुरू हो रहा है, यानी 3 और उसके बाद के सारे प्लैनेट तो मैं काउंट करूंगा।
लेकिन 3 से पहले के यानी 0, 1, 2, 3 तक के प्लैनेट मैं काउंट नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोज करना, यानी कि डिग्री को चेक कर लेना। उसी तरह जब आप मंगल तक काउंट करोगे तो हो सकता है मार्स तक, मार्स वाले घर में सैटर्न आपका बैठा है, लेट्स से सपोज करिए। तो अब मंगल की डिग्री है 23 डिग्री और इस शनि की डिग्री है 22 डिग्री। तो इसका मतलब शनि मंगल से पहले आ रहा है तो इसको काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर यही शनि हमारा 24 डिग्री का हो जाए तो मंगल तक पहुंचने के बाद ये आएगा, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। रूल नंबर 2 फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा। पहला, D3 के लग्न से यानी फर्स्ट हाउस से मंगल के बीच में आने वाले प्लैनेट कितने हैं, उसमें राहु और केतु को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही सुपर इम्पोज का नियम लगाएंगे। जो प्लैनेट लग्न से पहले के हैं इस तरफ के, उनको नहीं लेंगे, और जो प्लैनेट मार्स के बाद आएंगे उनको नहीं लेंगे। प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 रूल हैं काउंटिंग के लिए। फलित ज्योतिष में या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इनका यूज़ क्या है, ये मैं आपको आगे और थोड़ा क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली करना क्यों है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये D3 चार्ट है। पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही D3 चार्ट है, अलग अलग पर्सन के, एक ही परिवार की ये दोनों बहनें हैं, 2 बहनें इनके चार्ट हैं। तो रूल नंबर 1 पहले चार्ट में देखते हैं कि भाई लग्नेश कौन हुआ, मंगल। मंगल को कौन सी राशि मिली है, D3 में लग्नेश को मिली है 10वीं राशि। अब 10 शिवलिंग तो हो नहीं सकते आज की डेट में, पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मंगल से मूल त्रिकोण पे जाऊंगा, और आप रिवर्स भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, नियरेस्ट जगह आप ले सकते हैं, पास वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो जब मैं मंगल 10 से काउंट करूंगा तो 1, 2, 3 और 4। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है एरीज यानी कि मेष। तो यहाँ से मुझे 4 घर निकल के आते हैं, यानी इस जातिका के 4 भाई बहन कुल होने चाहिए। चलिए, इसी की सिस्टर दूसरी, इसकी बात कर लेते हैं हम सेकंड चार्ट में। D3 का लग्नेश है जुपिटर। गुरु आपको चौथी ही राशि में मिलेगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस जातिका के भी 4 शिवलिंग होने चाहिए। दोनों का मैच करता दिखता है। रूल नंबर 1 1.1 या फिर रूल नंबर 2, इनमें से एक अप्लाई होना चाहिए। अब याद रखिएगा, इनके बारे में बता दूं, ये कुल मिला के 3 भाई बहन हैं, लेकिन इनका एक ब्रदर जो है वो उसकी बहुत अर्लीस्ट टाइम पे ही डेथ हो चुकी। तो ये रूल ऐसे जातकों की संख्या भी काउंट कर लेता है जिनकी अनफॉर्चुनेटली कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई हो, बहुत अर्ली स्टेज में भी। ठीक है, तो ये क्लियर है। यहाँ एग्जाम्पल में समझ आया मैंने क्या किया। पहले एग्जाम्पल में मैंने देखा कि मंगल कहाँ है, मंगल 10वीं राशि में है, 10 शिवलिंग होना स्वाभाविक नहीं है। तो मैंने 10 से काउंट किया, मंगल की मूल त्रिकोण राशि 4 हो सकते हैं। इन्हीं की दूसरी सिस्टर जो है उनका चार्ट लिया, देखा जुपिटर D3 का लग्नेश जिस राशि में है वो बनती है 4। दोनों में मुझे मैच होता दिखाई देता है। और एक भाई इनका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको भी ये काउंट कर लेता है। अब इसके साथ मैं आपको एडिशनल रूल बता रहा हूँ, इनको देख के घबराइए मत, लेकिन ये नोट्स में नहीं होगा ना आपके, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, मैं आपको वीडियो ग्रुप पे पहुंचा दूंगा। और ये मैं आपको सारे रूल एक दूसरी आसान भाषा में समझा देता हूँ। पहली मेरी बात ये समझ लीजिए कि जब आप कहीं पढ़ेंगे लिटरेचर में, तो आपको ये सारे रूल ये बताएंगे कि या तो ये जातक यंगेस्ट होगा या फिर एल्डेस्ट होगा। मतलब इनमें से अगर कोई भी रूल अप्लाई होता है तो या तो ये जातक अपने घर में सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। लास्ट के 2 रूल इसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई क्या ये या तो यंगर होगा या एल्डर होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी आसान भाषा में एग्जाम्पल से समझा देता हूं ताकि ये सब याद ना करना पड़े। सबसे पहले 3 घर देखने हैं, थर्ड हाउस, या 2 ही देखिए पहले, 11th हाउस। तीसरा घर छोटे भाई बहनों के लिए, 11वां घर बड़े भाई बहनों के लिए। अब रूल क्या है,
तीसरे घर का लॉर्ड अगर अपने ही घर में है, तीसरे घर का लॉर्ड अगर अपने ही घर में है तो जातक या तो घर में सबसे छोटा होगा, यंगेस्ट होगा, या एल्डेस्ट होगा। ठीक है। 11वें घर का लॉर्ड अगर अपने ही घर में है तो भी ये दिखाता है कि जातक या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि छोटा होगा या बड़ा ही होगा, केवल दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों घर हो गए। उसी तरह अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में हो या 11th का हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, ये भी यही पुष्टि करते हैं कि हो ना हो ये जातक छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। उसी तरह लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो या लग्न लॉर्ड, ये D1 की बात कर रहे हैं पूरी, वो 11th में हो तो भी यही कंडीशन है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 घर के लॉर्ड इन तीनों में से ही किसी में हो या फिर आपस में कहीं एक दूसरे के घर में हो कोई भी, तो ये जस्टिफाई करता है कि उस घर में ये जातक जिसका चार्ट है वो या तो यंगेस्ट होगा या एल्डेस्ट होगा। पहली चीज़। इसके एडिशन जो मैंने किए हैं वो आपको अभी बताता हूँ। दूसरा चीज़ बोलते हैं कि अगर थर्ड लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में हो या 11th लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में हो तो भी ये संभावना हो जाती है कि ये घर में या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। और एक राहु केतु को लेके भी कॉन्सेप्ट आता है। अब राहु केतु का मैं आपको बता देता हूँ। मैं राहु केतु के लिए D3 चार्ट देखूंगा। अगर थर्ड हाउस में राहु है तो इसका मतलब जातक अपने घर में यंगेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। और अगर 11th हाउस में राहु का एफ्लिक्शन है तो इसका मतलब ये घर में सबसे बड़ा होगा। तीसरे घर में राहु के होने का मतलब है कि इससे छोटे भाई बहन नहीं होंगे, राहु मना कर देगा। 11वें घर में राहु के होने का मतलब है कि इससे बड़े भाई बहन नहीं होंगे, यानी ये उसी जातक को सबसे बड़ा बना देगा। ये D3 में देखना है, ये मेरे एडिशन है। ठीक है। चलिए, उसके बाद एक रिसर्च या समझ लीजिए एक एनालिसिस और निकल के आता है। ये देखा गया है थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में है, थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो जातक छोटा होता है अपने घर में सबसे। थर्ड हाउस का लॉर्ड या तो फर्स्ट हाउस में है या कहीं बैठ के फर्स्ट हाउस पर एस्पेक्ट डाले, रिलेशन बनाए, तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर 11th हाउस का लॉर्ड करे कि लग्न में आके बैठ जाए या कहीं बैठ के असेंडेंट को या फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करे तो वो व्यक्ति एल्डेस्ट हो जाता है अपनी फैमिली में। ठीक है। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक हम ये देख रहे हैं कि भाई बहनों की संख्या क्या होगी, वो कौन सा था, रूल 1 था और 1.1 था, और एक रूल 2 था लग्न से लेके मंगल तक काउंट करना। ठीक है। वो तो हो गया कि कितने भाई बहन होंगे। अब ये छोटा होगा अपने घर में, बड़ा होगा, ये कैलकुलेशन के लिए। और प्रैक्टिकल अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इजी हो जाएगा। किसका चार्ट है? अमित जी का चार्ट है। दो भाई हैं, ये बड़े हैं सबसे और एक इनसे छोटे भाई हैं। ठीक है। सबसे पहले D3 से भाई बहनों की संख्या निकालूंगा। D3 में वीनस बनता है लग्न लॉर्ड, इसको कौन सी राशि मिली है मुझे ये देखना है। वीनस को 10वीं राशि मिली है। ठीक है। इसका मतलब सिबलिंग 10 तो हो नहीं सकते। यहाँ से मूल त्रिकोण पे जाता हूँ तो आंसर आता है 4, जो भी सही नहीं है। यानी पहले रूल का कोई भी पार्ट काम नहीं करता। ना तो लग्न लॉर्ड की राशि बता रही है कितने संख्या होगी, और ना लग्न लॉर्ड से मुझे जब मूल त्रिकोण पर जाता हूँ तो उसकी संख्या नहीं बता रही। दूसरा नियम क्या है? लग्न से काउंट करूँगा मंगल को। ठीक है। लग्न से काउंट करूंगा मंगल को, तो लग्न में तो कोई प्लैनेट नहीं है। क्या मंगल के साथ कोई प्लैनेट है? जी हाँ है। तो डिग्री चेक करूंगा, नीचे देखेंगे मंगल 2 डिग्री का है, तो इसके बाद के प्लैनेट काउंट नहीं होंगे क्योंकि मुझे मंगल तक चाहिए। सूर्य है आपका 26 डिग्री का, मरकरी है 28 डिग्री का, यानी ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो बचा क्या? लग्न से काउंट कर लीजिए। एक मुझे मिलेगा वीनस, एक मुझे मिलेगा मून, 2 हो गए। केतु को मैं लूँगा नहीं क्योंकि राहु और केतु को काउंट नहीं करते। फिर समझा देता हूँ, लग्न से मंगल तक काउंट करना है कितने प्लैनेट हैं।
चूंकि सूर्य और मरकरी डिग्री में मंगल के बाद हैं, इनको नहीं लूँगा। केतु को काउंट नहीं करते, इसलिए केतु नहीं लूँगा। यानी कि वीनस और मून, दो मुझे आंसर में निकल के आता है। तो इनके दो भाई बहन हैं। रूल पहला अप्लाई करना चाहिए या दूसरा करना चाहिए, इसमें मतभेद है। और इसके लिए मैं आपको एक आगे थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा कि मैं इसे यूज़ क्यों करता हूँ। छोटे होंगे बड़े होंगे ये समझ लेते हैं। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर, नीचे देखेंगे नक्षत्र लिखे मिल जाएंगे, अपने ही हाउस में है। अब चूंकि ये दो ही भाई हैं, तो जाहिर है एक सबसे बड़ा होगा, एक सबसे छोटा होगा। लेकिन एक नक्षत्र लॉर्ड का अपने में होना भी ये साबित करता है कि यंगेस्ट और शॉर्टेस्ट होंगे। ठीक है। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि मैं बोलूँ कि ये, तो इसका मतलब मैं थर्ड हाउस देखूंगा, फर्स्ट हाउस देखूंगा और 11th हाउस। क्या मंगल इनमें से कहीं है क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है? नहीं है। सैटर्न का कहीं इनसे रिलेशन बनता है? नहीं बनता। क्या जुपिटर का इनसे कहीं रिलेशन है? इन तीनों घर में नहीं है। अब मैं एस्पेक्ट देखूंगा, क्या थर्ड हाउस की या 11th हाउस की एस्पेक्ट यहाँ कहीं है? तो मंगल देखूंगा थर्ड हाउस के लिए, मंगल इस घर को नहीं देखता, जुपिटर भी इस घर को नहीं देखता। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या देखी, क्या थर्ड हाउस का लॉर्ड इसी घर में है या 11th में है? नहीं है। लग्न में है? नहीं है। दूसरा चीज़ मैंने देखा 11th हाउस का लॉर्ड क्या 11th में है? नहीं है। फर्स्ट में, थर्ड में है? नहीं है। लग्न में है? नहीं है। क्या फर्स्ट हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड में से यानी मार्स और जुपिटर में से कोई भी लग्न पे एस्पेक्ट डालता है? मुझे दिखा नहीं करता। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो गया। मुझे ये तो पता चल गया कि जुपिटर का अपने नक्षत्र में होना ये दिखाता है कि ये छोटा होगा व्यक्ति या अपने घर में सबसे बड़ा होगा। तो मैंने आपको D3 में बताया था कि राहु की पोजीशन देखेंगे। राहु अगर थर्ड हाउस में दिखता है, इसका मतलब इस जातक के और बड़े भाई बहन नहीं होंगे। यानी ये जो नेटिव है वो अपनी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यंगेस्ट नहीं होगा, ये एल्डेस्ट होगा। क्लियर है? पहले चार्ट से हम नंबर काउंट कर लेंगे, सेकंड चार्ट से संभावनाएं देखेंगे, और उसमें नहीं मिलता तो D3 में हम राहु केतु की पोजीशन देख लेंगे। और भी एग्जाम्पल है, 2-3 कर लेंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 8-10 एग्जाम्पल आपको भी दे देता हूं मैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा चार्ट है, नाम लिख दिया करो ना। सचिन तेंदुलकर कितने भाई बहन हैं? देखो वैसे तो इनके कुल मिला के 4 भाई बहन हैं, लेकिन इनके फादर ने 2 मैरिज की हैं। तो इनके जो 3 बड़े भाई बहन हैं वो सारे हाफ हैं, हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, मतलब सौतेले हैं। ये अपनी मदर से केवल अकेले हैं, यानी कि इनका आंसर 1 में आना चाहिए। सूर्य D3 का लग्नेश बनता है 5वीं राशि में, अपने ही घर में बैठा है, तो आंसर आना चाहिए 5। पहली चीज़ नहीं है। इसी का 1.1 रूल क्या है, सूर्य को अपने मूल त्रिकोण में जाने से कितना घर है? पहला ही घर है, तो आंसर आएगा 1। हम मूल त्रिकोण पर जा रहे हैं यानी पहला घर। तो ये मैच होता है कि भाई रूल नंबर 1 मेरा काम यहाँ पे करके आपको देता है कि एक भाई है यहाँ पे। क्लियर है? दूसरे को मुझे काउंट करना ही नहीं है। चलिए, यंगेस्ट है एल्डेस्ट है, बात कर लेते हैं। क्या थर्ड हाउस लॉर्ड वीनस इनमें से कहीं है? नहीं है। क्या 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी इनमें से कहीं है? नहीं है। क्या कोई अपने नक्षत्र में है? देखिए वीनस अपने नक्षत्र में है, मरकरी दोनों ही अपने नक्षत्र में है, यानी ये व्यक्ति छोटा भी होगा बड़ा भी होगा। और जाहिर सी बात है अकेला व्यक्ति है अपने घर में, तो छोटा बड़ा दोनों ही यही होगा। इसके साथ में बड़ा भाई क्यों नहीं होगा? D3 में 11वें हाउस में राहु आपको दिखेगा, इससे पहले भी दिखा था। ठीक है, चलिए। अब ये सिंगल है इसलिए मैं कैलकुलेट और ज़्यादा नहीं कर रहा। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसी के साथ में कि कोबॉर्न, फर्स्ट कोबॉर्न मेल होगा फीमेल होगा, वो भी आपको मैं भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कुंडली है मिस्टर रतन टाटा की। ठीक है, 3 भाई हैं कुल, एक सौतेले हैं, हाफ ब्रदर हैं, नियोल टाटा या ऐसा कुछ नाम है। 2 खुद ब्रदर हैं, ये सबसे बड़े हैं, एक इनसे छोटे हैं। D3 का लग्न लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर 10वीं राशि में बैठा है, तो काम नहीं करेगा। 10 भाई बहन नहीं है।
जुपिटर से मूल त्रिकोण पे जाता हूं तो एक घर और दूसरा घर, क्योंकि धनु राशि सजिटेरियस जुपिटर का मूल त्रिकोण है, यानी 2 घर जाके आंसर मिल जाता है। तो रूल नंबर पहले का 1.1 काम कर देगा आपके लिए। ठीक है, चलिए छोटे होंगे बड़े होंगे वो देख लेते हैं। सैटर्न अपने ही नक्षत्र में नीचे मिल जाएगा, यानी कि ये तो कंफर्म है कि या तो ये छोटे होंगे सबसे या फिर सबसे बड़े होंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड सैटर्न यहाँ कहीं है, नहीं है। 11th हाउस का लॉर्ड वीनस यहाँ कहीं है, लग्न में बैठा मिलेगा, यानी ये व्यक्ति अपने घर में एल्डेस्ट होगा। अब याद रखिए, मैंने आपको जब वो जो कॉलम्स बताए थे उनमें बताया था कि एक्चुअल टेस्ट में यहाँ पे ये बोला जाता है कि या तो यंगेस्ट होगा या एल्डेस्ट होगा, लेकिन देखने में ऐसा आया है कि अगर तीसरे घर का लॉर्ड यहाँ हो या यहाँ पे एक्सपेक्ट डाले तो व्यक्ति छोटा होगा, और 11th हाउस का लॉर्ड ये काम करेगा तो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। तो विनय समय मिल जाता है, काम करता हुआ दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये इनका जो छोटा भाई है वो भाई होगा या बहन होगा। तो मैं D1 चार्ट को एनालाइज करता हूं। सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। तीसरा घर, राशि कौन सी है, मेल राशि, ऑड राशि 1 3 5 7 9 11 मेल राशि। प्लानेट कौन सा बैठा है, मंगल बैठा है, तो 2 मेल के इंडिकेशन मिले मुझे, देखते जाइए। अर्गला किसकी है, शनि की, तो मुझे 1 मेल का इंडिकेशन और मिलता है। अब इसके बाद एक अर्गला और जाती है पीछे 11वें हाउस से, जहाँ पे मुझे एक तो मेल प्लैनेट मिलता है सूर्य, और एक वीनस फीमेल प्लैनेट मिलता है। मरकरी को भी हम जब बात करते हैं तो हम फीमेल का इन्फ्लुएंस उस पर मान लेते हैं। ठीक है, मुझे 4 फीमेल के इंडिकेशन मिलते, मेल के इंडिकेशन मिले, 2 फीमेल के मिले। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ 4 और 2। अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, सैटर्न। सैटर्न के ऊपर क्या क्या हिसाब है, सैटर्न के ऊपर एक तो मून की अर्गला है, यानी ये +1 हो गया फीमेल में, और सैटर्न के ऊपर 11वीं अर्गला मेल यानी जुपिटर की है, तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया। तो जब मैं ओवरऑल देखूंगा तो मुझे मिलेगा कि मुझे 5 इंडिकेशन मेल के मिलते हैं, 3 इंडिकेशन फीमेल के मिलते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि छोटा भाई होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट से चेक कर लेंगे। ठीक है, बड़े भाई का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पता है कि 11th हाउस का लॉर्ड खुद लग्न में बैठा है, तो इसका मतलब ये जातक बड़ा घर में होने चाहिए, तो इनसे बड़ा होगा नहीं कोई। चलिए अगला चार्ट है आपका आलिया भट्ट। ये भी 4 भाई बहन हैं, लेकिन चूंकि 2 इनके जो छोटे ब्रदर सिस्टर है वो हाफ ब्रदर हैं, एक इनकी बड़ी सिस्टर है, तो ये 2 ही हुए। ठीक है, देख लेते हैं। D3 में लॉर्ड बनता है वीनस। वीनस आपका सामने 8वीं राशि में है, काम नहीं करेगा, 8 भाई बहन नहीं है। वीनस से जब मैं मूल त्रिकोण पे जाऊंगा तो पहला घर ये और दूसरा घर ये, चूंकि लिब्रा वीनस की मूल त्रिकोण राशि बन जाती है, तो मुझे 2 की संख्या यहाँ से मिल जाती है। इनके चार्ट में एक और मैच करती है चीज़ें कि जब मैं लग्न से मंगल काउंट करता हूँ तो भी मुझे 2 मिलता है, एक मरकरी मिलेगा, एक मून मिलेगा, राहु को मैं काउंट नहीं करता। ठीक है, चलिए अब ये छोटे होंगे बड़े होंगे, नक्षत्र कोई मैच करता है, नक्षत्र कोई मैच करके नहीं दिखाता, यानी नक्षत्र इंडिकेट नहीं कर रहा। आगे बात करते हैं। अब एक चीज, अब इस चार्ट को जरा गौर से समझिएगा। देखिए D1 में 11th हाउस में राहु है, तो इनकी तो बड़ी बहन नहीं होनी चाहिए नियम के हिसाब से, और इसीलिए मैंने एडिशन में किया था कि आप D3 में राहु की पोजीशन देखिए, तो आपको दिखेगा कि D3 में राहु तीसरे हाउस में है, जो इनके छोटे भाई बहनों को नहीं देगा, यानी ये परिवार में सबसे छोटी हो जाएंगी, पहली चीज मिल जाती है। चलिए अब मैं देखूं क्या थर्ड हाउस का लॉर्ड लग्न में है, नहीं है, लेकिन मैं थर्ड हाउस का लॉर्ड लग्न पे एस्पेक्ट डालता है, तो ऐसा व्यक्ति छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 11th हाउस का लॉर्ड मंगल यहाँ बैठ के 8वीं दृष्टि डालेगा, तो ये व्यक्ति बड़ा हो जाना चाहिए, तो ये छोटा भी होना चाहिए बड़ा भी होना चाहिए। D1 मुझे बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दे रहा, तो एक तो मुझे D3 में राहु अच्छी क्लियर सीन देता है,
और इससे पहले एक क्लास में मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, देखिए आपको अलाइन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड वक्रीय हो जाए या थर्ड हाउस में वक्रीय प्लानेट हो तो बहुत संभावनाएं होती हैं व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं होते। तो यहाँ तो लॉर्ड भी वक्रीय है और प्लानेट भी वक्रीय है, बिल्कुल सही है, उच्च राशि में है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। लेकिन वो कहाँ देगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, वीनस से संबंधित चीज़ों में आपको गेन देगा जो उसने दिया है, थर्ड हाउस दिया और इनके करियर में गेन दिया, क्योंकि 10th का लॉर्ड है, उच्च राशि में बैठा है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एस्पेक्ट दिखाई देगी, यानी कि वो दोनों रूल के मैच करके हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई इस जातक के साथ में कहीं ना कहीं ये कंडीशन बनेगी कि छोटे भाई बहन नहीं होंगे। चलिए, अब और कन्फ्यूज़न है तो D9 पे भी जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, D9 के अपने सेपरेट रूल हैं, वो भी मैच कर सकते हैं। अब मेरी प्रॉब्लम इस चार्ट में शायद इसी चार्ट में है, मैं चेक कर लेता हूँ। बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन मतलब 11th हाउस। चलिए, राशि कौन सी? फीमेल। प्लानेट कौन सा? फीमेल। दो इंडिकेशन मुझे बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। चलिए, अर्गला काउंट कर लेते हैं। फोर्थ अर्गला आ रही है शनि और मरकरी की, तो एक फीमेल मिल जाता है, एक मेल मिल जाता है। याद रखिए कुछ जगह पे शनि को फीमेल आपको मिलेगा टैक्स में, ठीक है, वो भाई बहनों की संख्या में काउंट नहीं करेंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए, 11th हाउस की अर्गला बनती है, जी हाँ बनती है जुपिटर की, तो ये मेल बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो 3 फीमेल के इंडिकेशन मिलते हैं, 2 मेल के मिलते हैं। अब उसके अलावा जब मैं मंगल काउंट करता हूँ, मार्स को देखता हूँ क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड है, तो इसके ऊपर एक मेल आ जाता है जुपिटर, इसके ऊपर 11वें घर की कोई अर्गला नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे केवल एक प्लैनेट मिलता है मार्स, और मुझे D1 में 3 इंडिकेशन मिलते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि कुल लग्न चार्ट में मुझे दोनों बराबर बराबर कहीं ना कहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ऐसे केस में? पहले चेक कर लो कहीं अर्गला ऐसा तो नहीं, कहीं अर्गला कोई प्लैनेट रोक रहा हो, है ना, वो सारी चीज़ें चेक कर लोगे। उसके बाद D3 की हेल्प ले सकते हो। और इस चार्ट में देखिए D3 में मैं क्या देखता हूँ? कारक देखता हूँ। तो छोटे भाई बहनों का कारक मंगल होता है, बड़े भाई बहनों का जुपिटर होता है, और D1 में उल्टा है, हमारे 11th हाउस का लॉर्ड मंगल बन जाता है और थर्ड हाउस का लॉर्ड जुपिटर बन जाता है। लग्न चार्ट कहता है बड़े भाई बहनों के लिए मंगल है, कारक जो प्लानेट है वो कहते हैं बड़े भाई बहनों के लिए जुपिटर है, जो लग्न चार्ट में छोटे भाई बहनों का कारक है कंफ्यूजन कि अगर मैं केवल कारक लेके चलूं, मैं मंगल से समझ लूं चीज़ों को कि मंगल के हिसाब से छोटे भाई बहन मिलेंगे, तो हो सकता है वो मुझे 11th के रिजल्ट दे दे D1 के हिसाब से। और अगर मैं जुपिटर को बड़े भाई बहनों का कारक मान के चलता हूं तो वो लग्न चार्ट में मुझे तीसरे घर के भी रिजल्ट दे सकते हैं। क्या करेंगे ऐसे चार्ट में? क्या करेंगे? मैं मंगल और उसको देखूं, या मैं सीधा यहाँ पे चंद्रमा और जुपिटर को देख लूं? तो जुपिटर देखिए यहाँ पे 11th का लॉर्ड भी है और अपने आप में कारक भी है 11th का, और आप थर्ड हाउस का कंडीशन देख सकते हैं। ऐसे चार्ट के लिए D3 के साथ D9 को जरूर यूज कीजिएगा। चलिए, कुछ और बचा एग्जाम्पल में? ये किसका है? अच्छा, चलिए, ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है। 6 भाई बहन, कितने हैं? 6 ही है ना? 6 भाई बहन है और वो खुद अपने तीसरे नंबर के भाई बहन है। D3 में देखते हैं नंबर मेरे पास 6 निकल के आता है कि नहीं। मंगल अपनी राशि में बैठा है, 8 भाई बहन होने चाहिए, नहीं है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि पे जाता हूँ तो पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 निकल के आ जाता है, काउंटिंग हो जाती है। इस पूरे चार्ट में मैं शायद आपके बैच में नहीं, दूसरे बैच में मैंने एनालाइज कर रहा था। मेरी एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, मैंने ये बताया कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड अपने घर में है तो व्यक्ति या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। और मैंने अभी भी बताया आपको, है ना, कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने घर में या 11th हाउस का लॉर्ड अपने घर में होगा तो ये व्यक्ति या तो परिवार में सबसे बड़ा होगा
या सबसे छोटा होगा, पर ये तो काम नहीं कर रहा। मरकरी अपने घर में है, लेकिन ना तो ये परिवार में सबसे बड़े हैं, ना सबसे छोटे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके लॉजिक क्या है? और दूसरी चीज़ एक और, 11th हाउस में बैठा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई बहन एल्डर नहीं होने चाहिए, तो ये इनको खुद एल्डर बनाएगा। यानी कि मरकरी की पोजीशन बताती है कि या तो ये ई होंगे यानी एल्डेस्ट होंगे या यंगेस्ट होंगे, और जो मेरा वो बताता है रेट्रोग्रेड का कॉन्सेप्ट, वो बताता है कि ये एल्डेस्ट होने चाहिए। दोनों ही चीज़ें मैच नहीं कर रही इस कुंडली में। रीज़न समझिए, और डिटेल में हम लोग आगे करेंगे। मरकरी अपने घर में ही बैठा है रेट्रोग्रेड होके, याद रखिए। क्या डिस्ट्रॉय करेगा बड़े भाई बहनों को, पहले ये समझ लीजिए, नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये सही है कि रूल वो काम नहीं करता यहाँ पे कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में है तो एल्डेस्ट होगा या यंगेस्ट होगा। ये इसका एक्सेप्शन है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ 100% काम करे, और आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझ लीजिए, मैंने आपको बोला कि ये मैं चार्ट को यूज़ कहाँ पे करूँगा, जो मेन चीज़ है। लेट्स से क्या इससे और फास्ट तरीका है? मेरे पास एक चार्ट आया एनालिसिस के लिए, मेरे पास और कोई फास्ट तरीका है ये चेक करने के लिए कि कितने भाई बहन होंगे? मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा प्रैक्टिकली एनालिसिस के लिए। मेरे पास एक उससे बहुत फास्ट तरीका है, पता है क्या है? जिसका ये चार्ट है, मैं उससे फ़ोन पे पूछ लूँगा कि भाई बहन कितने हैं, ठीक है ना। देखिए, तो मैंने आपको ये पढ़ाया क्यों, समझिए। आपने मुझे चार्ट भेजा, क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मेरे भाई बहन कितने हैं? आप तो ऑलरेडी 20, 22, 24, 26, 28, 30 साल के, 50 साल के होंगे, आपको पता होगा ना कितने भाई बहन हैं। याद रखिए, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें मुझे ये चेक करना है कि ये मेरा चार्ट सही है कि नहीं है। मैं नक्षत्र चेक कर रहा हूँ, मैं असेंडेंट चेक कर रहा हूँ कि लग्न सही है। तीसरा, मैं ये चीज़ें चेक करूँगा, और इसके साथ में आपको ऐसी चीज़ें 6 से 7 बताऊँगा। जब आप उन सातों चीज़ों को लग्न में चेक करते हैं तो आप क्लियर हो जाते हैं कि यही सही चार्ट है। इसके पीछे की एक स्टोरी है, बहुत छोटी सी। एक भाई साहब थे, अपनी एक रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, मेडिसिन दे दी, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने दवाई लेते रहे और असर नहीं हुआ। बाद में बहुत जब फिर गए डॉक्टर के पास, फिर डिस्कशन हुआ, तो पता चला रिपोर्ट अपनी ले गए थे, रिपोर्ट किसी और की ले गए। एज ए डॉक्टर या एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको क्या नहीं देखना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति की रिपोर्ट है कि नहीं है? तो उसको कंफर्म कैसे करोगे? वो तो यही बोलेगा ना कि हाँ यही टाइम है मेरा। ये चेक आपको करना है कि भाई असेंडेंट की डिग्री मैच हो रही है कि नहीं हो रही, नक्षत्र मैच हो रहा है कि नहीं हो रहे, सिम्टम मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लग्न का जो फेस है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? चलिए, अब ये 6-7 एग्जाम्पल है, इनको कर लीजिए एक